हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। कल हमने मैथ्स का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने उसके 1 से 50 तक के क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें 51 से 100 तक के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि कल होने वाले यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने और सब्जेक्ट्स के भी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं, जिसमें कि ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश सभी के 100 क्वेश्चंस किया कराए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 51 हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें फिल करना है 1 + 1/1 तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जो हमारा आंसर 8/5 आ जाए। तो अगर हमें इक्वल्स टू वाली वैल्यू दिखानी होती तो हमारे अलग टाइप से सॉल्व होता, लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क बताना है तो हम इन वैल्यूज़ को पुट कर करके देख लेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आएगा वो हमारा 1/2 से आएगा, कि 1 + 1/1 अब ये 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2, तो 1 + 1/3/2 हो जाएगा 2/3। और 2/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 5/3, 5/3 को उल्टा कर देंगे तो 3/5। तो आंसर हमारा आ जाएगा 8/5। मीन्स यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 1/2, ऑप्शन 3। समय के अंतरालों के साथ आंकड़ों में परिवर्तन क्या दर्शाता है। तो मीन्स ये है कि अगर हमारा टाइम के साथ साथ जो डेटा है वो चेंज होता चला जाता है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, दंड आलेख या फिर वृत्तालेख, आयत चित्र या रेखा आलेख। तो उसको बोला जाएगा रेखा आलेख। गणितीय कौशलों का विकास निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सबसे अच्छा उपयुक्त है। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर अधिक से अधिक अभ्यास कराना, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर या केवल एलॉगरिथम का वर्णन करके। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी वाले, तो जहाँ भी केवल आता है वो ऑप्शन तो हो जाते हैं हमारे रॉन्ग। अब ये मैथ से रिलेटेड है तो क्या आएगा कि संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करके अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराना, ऑप्शन 2। विद्यालयों में गणित शिक्षण का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है। बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्नों को हल करवाना, बच्चों को रोजगार योग्य बनाना या गणित से मनोरंजन कराना। तो इसमें सबसे मेन होगा कि बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण कराना। प्राकृतिक संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता है। तो प्राकृतिक संख्याओं में योगात्मक तत्समक और योग क्रम विनिमय नियम या गुणात्मक तत्समक या ये सभी। तो कौन सा गुण नहीं होता है इसमें ये बताना है, तो वो गुणात्मक तत्समक मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता है वह नहीं होता है। एक प्राकृतिक संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सा गुण, यहाँ पर ये आएगा गुण होता है, तो ये सभी गुण होते हैं, योगात्मक तत्समक भी और गुणात्मक तत्समक भी और योग क्रम विनिमय नियम। तो आंसर होगा ऑप्शन 4, ये सभी। नेक्स्ट है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 10% का वो लाभ कमाता है, तो 77 रुपीज़ अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें हमें जो एमपी दे रखा है वो 77 रुपीज़ दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, क्योंकि 10% वो लाभ कमा रहा है तो 77 × 100/110, क्योंकि 100 में 10% ऐड कर देंगे तो 11 से ही कटेगा 7 टाइम्स। मीन्स जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 70 रुपीज़। अब उसको प्रॉफिट भी हो रहा है 10%, तो हमें निकाल लेंगे सीपी आ जाएगा 70/110। अब ये 70 यूज होगा इसके लिए इंटू 100, तो 0 से 0 हमारी कट होके यहाँ पर आंसर आ जाएगा 63.63%। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग 63, केवल 63 रुपीज़ लेंगे क्योंकि पॉइंट में नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 63 रुपीज़। नेक्स्ट है, कक्षा 4 के क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय कराने के लिए शिक्षक कहाँ से प्रारंभ कर सकता है। तो ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि अगर एरिया का कॉन्सेप्ट बताना है तो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो किसी भी आकृति में आने वाली इकाई वर्गों को, मतलब यूनिट स्क्वायर्स को गिनकर क्षेत्रफल की गणना द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं, ऑप्शन 3। कक्षा 4 के छात्रों को यह स्पष्ट करने के लिए कि शेषफल सदैव भाजक से कम होता है, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा सदैव भाजक से कम होगा, इसके लिए उपयुक्त विधि कौन सी होगी। इसमें होगी कि
कंचों, गेंदों और पेंसिलों आदि वस्तुओं का भाजक के अनुसार समूहीकरण करके स्पष्ट करेंगे। नेक्स्ट है सबसे उपयुक्त रणनीति जिसका उपयोग धनराशि के योग को कुशलता से आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। तो अगर धनराशि का योग, मनी का योग करना सिखाना है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होगी वो होगी सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। निम्नलिखित में से आगमन विधि का सही क्रम चुनिए। तो आगमन विधि का जो इंडक्टिव मेथड होता है उसका सही क्रम क्या होगा? सामान्यकरण, अवलोकन, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, परीक्षण व जांच। तो इन्हें एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो आगमन विधि में सबसे पहले क्या होता है? सामान्यकरण। तो सबसे पहले जर्नलाइजेशन किया जाता है, उसके बाद उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, फिर अवलोकन किया जाएगा और उसके बाद परीक्षण व जांच। तो आंसर होगा ऑप्शन 2, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट है यदि किसी बस की चाल इसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो यह 300 किलोमीटर यात्रा तय करने में 2 घंटे कम का समय लेती है। तो बस की जो सामान्य चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? अब इसमें हमें ये दे रखा है कि अगर उसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दी जाए तो पहले सामान्य चाल उसकी ले लेंगे x। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी हमें दे रखी है 300 और चाल हो जाएगी हमारी x और समय हम ले लेंगे t। तो 300 इक्वल्स टू xt के बराबर हो गया। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। अब हमारी दूरी तो यही रहेगी 300 इक्वल्स टू, अब चाल हो जाएगी x प्लस 5 और टाइम हो जाएगा 2 घंटे कम, तो t माइनस 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा पूरा सॉल्व करके 300 इक्वल्स टू ये हो जाएगा xt माइनस 2x प्लस 5t माइनस 10। तो xt की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 100। तो 300 से 300 कट हो जाएगा तो 2x माइनस 5t इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 10। अब यहाँ क्या करेंगे कि x या t किसी एक में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम t की वैल्यू रख लेते हैं। t की वैल्यू को रखेंगे तो 300 अपॉन x, तो 2x माइनस आ जाएगा 5 इंटू 300 अपॉन x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो जो x की वैल्यू है वो सॉल्व करके आएगी, एक तो 25 और एक माइनस 30। तो माइनस वाला तो हम ले नहीं सकते स्पीड को, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है यदि 9 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 5 माइनस 5 है तो x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर सॉल्व करेंगे 9 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 5 होगी 32 माइनस 5। 32 में से 5 माइनस करेंगे 27। अब 9 और 27 को हमें सेम बेस में चेंज करना है। तो 9 को चेंज कर लेंगे 3 की पावर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई करके 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 3 की पावर 3। तो बेस तो दोनों के सेम है तो कंपेयर कर लेंगे 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 3। तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 5/4, ऑप्शन 4। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है और घनाभ का जो आयतन है वो 350 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे लंबी जो भुजा है उसकी लंबाई क्या होगी? तो घनाभ का आयतन इसमें हो जाएगा LBH इक्वल्स टू 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये दे रखे हैं तो हमें सामने वाले तीनों फलकों के क्षेत्रफल, तो एक हो जाएगा LB इक्वल्स टू 7x, फिर B क्योंकि अनुपात में है तो इसलिए x लेना पड़ेगा, BH इक्वल्स टू 10x और LH इक्वल्स टू 14x। जब इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर इक्वल्स टू, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 980x क्यूब। यहाँ 350 का होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि LBH की वैल्यू 350 है। तो x क्यूब की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 125। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। अब यहाँ तक हमें पता चल गया कि यहाँ पर ये हो जाएगा 35, ये 50 और ये 140। अब यहाँ हमें निकालनी है सबसे लंबी भुजा। तो सबसे लंबी भुजा निकालने के लिए यहाँ पर एक में किसी में वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो सबसे लंबी निकालनी है तो सबसे छोटे वाले में हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ 7 5 सा हो गया 35। जब 35 में 350 में हम 35 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 10 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है तो ये गुणज कौन से होंगे? तो इनको लेट करके भी कर सकते हैं। एक तो 3 क्रमागत होने चाहिए, तो 3x
सेकंड हमने ले लिया अगर 3x प्लस 3 और 3x प्लस 6, जब इनको सॉल्व करेंगे इनको प्लस करके हमारा आना चाहिए 99। तो 3x 3x 3x, तो यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 9 इक्वल्स टू 99। 9 से कट कर देंगे तो यहाँ x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। तो यहाँ जब हमारी एक वैल्यू 10 आ गई तो हो जाएगी 30, 33 और 36। तो ये तो था जो नॉर्मल तरीका होता है करने का। अगर हम इसको ऑप्शन से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में 24 के बाद डायरेक्ट 33 दे रखा है, जबकि यहाँ पे 3 क्रमागत है तो यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस 3 होना चाहिए, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट 32 दे रखा है जो कि 3 से डिविजिबल ही नहीं है। 30, 33 और 36 इसको हम प्लस करके देख सकते थे कि ये 99 आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 सही 1/3 पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। तो जो वो पढ़ती है वो 1/5 भाग पढ़ती है, तो 2 सही 1/3 को जब हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा 7/3। अब उसका भी उसने 1/5 भाग पढ़ा है, तो मतलब हो जाएगा 7/15 भाग। अब हमें निकालना है शेष भाग, तो 1 में से 7/15 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8/15। ऑप्शन फर्स्ट। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसके आसपास के जो स्क्वायर नंबर्स हैं वो क्या है। एक तो 225 है 15 का स्क्वायर, फिर हमारा 289 ये हो गया 17 का स्क्वायर, ये हो गया 15 का और ये हो गया 17 का। तो वह छोटी से छोटी संख्या, तो इसमें देख लेंगे कि ये किसके पास आ रही है। 269 जो हमारे पास में आ रही है वो 289 की आ रही है, तो इसका मतलब इसको यहाँ पर 269 में अगर हम 20 प्लस कर दें तो ये क्या बन जाएगा होल स्क्वायर नंबर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 20। वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, तो वर्ष 2005 का जो अंतिम दिन होगा वो कौन सा रहा होगा। अब इसमें हम देखेंगे कि ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन है जो कि मैथ्स में भी पूछा जा सकता है। पहले हमें देखना होगा कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। तो जो 2003 है वो नॉन लीप ईयर है, और लीप ईयर और नॉन लीप ईयर कैसे देखेंगे 4 से डिवाइड करके। जो 4 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा वो हमारा होगा लीप ईयर, और जो नहीं होगा वो नॉन लीप ईयर। तो जो हमारा 2003 है वो नॉन लीप ईयर हो गया। इस नॉन लीप ईयर में क्या होता है, जो साल का पहला दिन होगा आखिरी दिन भी हमेशा वही होता है। तो यहाँ पर 2003 का जब पहला दिन बुधवार था तो 2003 का जो लास्ट डे होगा वो भी वेडनेसडे ही होगा। इसका मतलब जो 2004 है उसका पहला दिन क्या होगा हमारा वेडनेसडे के बाद आ जाएगा थर्सडे। अब ये तो लीप ईयर हो गया, तो इसका मतलब जो इसका लास्ट डे है वो क्या होगा 1 प्लस कर देंगे फ्राइडे। अब हमें ये पता चल गया कि ये फ्राइडे है 2004 का लास्ट दिन। हमें बताना है 2005 का भी अंतिम दिन, तो 2005 का पहला दिन देखते हैं तो क्या आ जाएगा सैटरडे। अब ये नॉन लीप ईयर है तो 2006 का लास्ट 2005 का जो लास्ट डे है वो हमारा आएगा सैटरडे ही रहेगा क्योंकि नॉन लीप ईयर है, तो आंसर होगा ऑप्शन 4 सैटरडे। नेक्स्ट है 14/33, 21/22 और 42/55 का मैथ है। तो जब इसका SCF निकालेंगे फ्रैक्शन वाले का, तो हमें ऊपर का तो SCF निकालना है मीन्स 14, 21 और 42 का, और LCM निकालेंगे नीचे वाले का 33, 22 और 55 का। इनका हम SCF देखते हैं। सबसे छोटा नंबर हमारा आ रहा है 14, तो 14 के अगर हम फैक्टर करें तो 7 × 2, तो अब हम देखते हैं 7 से हमारा 14 भी डिविजिबल है, 21 भी डिविजिबल है, 42 भी, लेकिन 2 से जो है 42 तो है लेकिन 21 नहीं है, तो इसका मतलब इसका SCF क्या हो जाएगा हमारा 7। अब हम इसे पूरा ना भी सॉल्व करें तो हमें आंसर तो पता चल गया कि 7 इसी में है 7/330। अब देख लेते हैं इसका LCM भी कैसे निकालना है। यहाँ पर 22 के फैक्टर करें तो 11 इंटू यहाँ पर हमारे आएंगे 2, 11 से हमारा एक फैक्टर 11 हो गया, 11 से 22 कट गया 2 टाइम्स, 33 कट गया 3 टाइम्स और 55 कट गया 5 टाइम। अब 3, 2 और 5 ये तीनों बचे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 330, तो आंसर होगा 7/330। नेक्स्ट है ₹57 और 75 पैसों का पैसों में क्या मूल्य है। तो ये तो पैसे में हमें दिए गए हैं, 57 को जब चेंज करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5700 पैसे, और उसमें 75 पैसे प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 5775 पैसे। संख्या 3 की पावर 39 माइनस 3 की पावर 50 के इकाई स्थान का
अंक क्या होगा। तो यहाँ पर इकाई स्थान का जब भी अंक निकालना होगा हमें यूनिट डिजिट, तो जो भी हमें पावर में दी होगी उसे हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 99 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 3। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे 3। तो 3 की पावर 3 कितनी होती है 27, मीन्स जो इकाई का अंक है यहाँ पर तो आ गया हमारा 7। ऐसे ही ये 50 को करेंगे, जब 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ 2 बचा। तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ हमारा हुआ 7 माइनस 9, तो यहाँ कैरी ले लेंगे क्योंकि माइनस में तो हमारा आ नहीं सकता, यहाँ ऊपर कोई और नंबर होगा। तो 17 में से 9 जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है 138 डिग्री के संपूरक का कोटि पूरक क्या होगा। पहले तो इसका संपूरक निकालना है, मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल के लिए हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे 138 को, तो कितना आ जाएगा 42। अब इसका कोटि पूरक निकालेंगे तो हम 90 में से 42 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 48, ऑप्शन 2। संलग्न चित्र में रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी के समांतर है, इसके पैरेलल है ए सी के एक्स वाई, जो कि ए बी सी को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। तो ए एक्स और ए बी का जो अनुपात है वो क्या होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है कि अगर ये समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है कि दोनों समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित कर रहा है, तो जो इनका क्षेत्रफल होगा बी एक्स वाई का, और अपॉन में अगर हम पूरा लें ए बी सी तो ये दुगना हो जाएगा इसके। तो यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स वाई का क्षेत्रफल अगर 1 है तो नीचे कितना आ जाएगा बी ए सी का 2, इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है कि इनकी जो साइड होती है प्रोपोर्शन में लेके इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले वाले की हमने साइड ले ली बी एक्स और पूरी हमने ले ली ए बी, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसका मतलब बी एक्स अपॉन ए बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 1/√2। अब हम बी एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं ए बी माइनस ए एक्स, क्योंकि हमें यहाँ पर ए एक्स चाहिए, अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1/√2। अब ए बी का यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1/√2। अब ए एक्स अपॉन ए बी को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 2 माइनस √2 रेशियो 2, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 की पूरे की पावर फिर -1 है तो इसका मान क्या होगा। अब यहाँ इसकी पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 3 माइनस 4 की पावर -1, तो -1 की पावर -1 हमारा -1 ही हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट -1। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 35, 54 और 61 सेंटीमीटर हैं, तो उनके सबसे बड़े शीर्षालंब एल्टीट्यूड की जो लंबाई है वो क्या होगी। तो इसमें यह है कि जो शीर्षलंब होता है एल्टीट्यूड वो हमेशा बेस के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, जितना छोटा आधार होगा उतना ही उसका बड़ा शीर्षलंब होगा। मतलब जो इसमें बेस है वो हमें कितना लेना पड़ेगा 35 सेंटीमीटर, जो कि सबसे छोटा होगा। अब हम इसमें त्रिभुज बना के अगर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ ये शीर्षलंब आ जाएगा, ये 35 हो गई हमारी पूरी, इनमें से कोई सी एक 54 और इसको 61 ले लेंगे। तो यहाँ जब पाइथागोरस लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये हमने एक ले ली x और एक ले लेंगे 35 माइनस एक्स। तो पहले इस वाले त्रिभुज में हम पाइथागोरस लगाएंगे, फिर सेकंड वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे इसको ले लेंगे हम h, तो h की जो वैल्यू है वो हमारी आएगी 24√5। तो आंसर होगा ऑप्शन 3 24√5 सेंटीमीटर। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो दो का गुणनफल, एक तो हमें योगफल दे रखा है कि उनको ऐड करके तो 11 आना चाहिए, तो x प्लस वाई तो हमारा हो जाएगा 11 और एक्स वाई हमारा हो जाएगा 18। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम तो 1/x प्लस 1/y, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, x प्लस वाई है 11/18। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 11/18, ऑप्शन 4। यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 और उनका भागफल 35/24 है, तो उनमें से जो सबसे बड़ी भिन्न है कौन सी होगी। तो यहाँ हमें दो भिन्न माननी पड़ेगी,
एक तो हमने a अपॉन बी मान ली और एक c अपॉन डी मान ली। तो a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इक्वल्स टू तो दे रखा है 14 अपॉन 15 और एक हमें दे रखा है इनका डिवाइड a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी इक्वल्स टू है 35 अपॉन 24। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा c अपॉन डी ये तो पूरा कट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कट कर लेते हैं 5 7 ज़ा 35 और 5 3 ज़ा 24। तो 14 इंटू 7, यहाँ भी 2 से कट हो जाएगा 7 और यहाँ 12। तो 7 इंटू 7 अपॉन 12 इंटू 3। अब a अपॉन बी को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा तो आंसर आ गया 7 अपॉन 6। तो एक भिन्न तो हमारी आ गई 7 अपॉन 6। अब दूसरी भिन्न हमें निकालनी होगी कि वो कितनी होगी। तो दूसरी भिन्न को भी निकाल लेंगे। a अपॉन बी इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर 14 अपॉन 15, c अपॉन डी इक्वल्स टू 14 अपॉन 15 इंटू 6 अपॉन 7। 7 से ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स और ये कट होगा हमारा 3 से 2 टाइम्स और ये 5। तो हमारी आएगी दूसरी 4 अपॉन 5। तो इसमें जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो होगी हमारी 7 अपॉन 6। निम्नांकित में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है? 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 3, 5 अपॉन 6, 9 अपॉन 7। जब इसमें डिवाइड करके देखेंगे 3 अपॉन 2 का हमारा आएगा 1.5, फिर 4 अपॉन 3 आएगा हमारा 1.3, 5 अपॉन 6 आएगा हमारा 0.8 करके और 9 अपॉन 7 आएगा 1.2 करके। तो सबसे बड़ी जो भिन्न हो जाएगी वो होगी हमारी 1.5 मीन्स 3 अपॉन 2, ऑप्शन 3। 31x5 ये 9 का अपवर्त है जहाँ पर x एक अंक है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 9 की डिविजिबिलिटी हमें पता है कि इन सब नंबर्स को प्लस करेंगे 3 + 1 + x + 5। तो 3 और 1 4 और 5 9। तो 9 हमारा आ रहा है तो इसका मतलब इस नंबर की जगह या तो हमारा 0 आना चाहिए था ताकि 9 आ जाए। अगर हमारा 0 आता तो यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं। तो 9 के बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या आना चाहिए 9 प्लस फिर नेक्स्ट नंबर आएगा 9। तो 9 और 9 हो जाएगा 18 जो कि 9 से डिविजिबल। तो ऑप्शन होगा यहाँ ऑप्शन 4 9। विभाजनी का उपयोग किस चीज़ को बनाने में किया जाता है? तो विभाजनी का उपयोग करते समय जो की जाती है वो रेखाखंड की लंबाई नापी जाती है। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो हमें इसमें देखने हैं कि कितने स्क्वायर हमारे यहाँ पर होंगे। तो पहले तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद अब ये हो जाएगा पूरा 10, फिर ये 11 12 13 और एक ये पूरा 14। तो यहाँ पर वर्ग हो जाएंगे 14। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? गणित सार संग्रह के लेखक हैं महावीराचार्य। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी व रोचक बनाते हैं? ये कथन है मैकन व रॉबर्ट्स का। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? इसमें यूक्लिड विधि भी है, गैर यूक्लिड विधि भी और औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि भी, लेकिन आनुवांशिक विधि नहीं है। पाई है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पहली संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया तो अंततः वृद्धि या कमी का जो प्रतिशत है वो क्या होगा? तो इसमें यहाँ इससे करेंगे x + y + xy अपॉन 100 से। जहाँ पर कम किया जाएगा वहाँ माइनस लगा देंगे। तो पहले हमारा बढ़ाया गया तो 20, फिर माइनस कम किया गया 20 × 20 अपॉन 100। तो ये 20 तो हमारा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ बचा हमारा -4 मीन्स उसमें कमी होगी और 4% की होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 4% की कमी। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप उसका 36 मीटर है तो बाग की लंबाई वाली भुजा क्या होगी? तो उसकी जो चौड़ाई है वो हो गई x और जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी 4 + x। अब उसका अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा l + b। l + b 4 + 2x इक्वल्स टू हो गया 36। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारी 32। तो x की वैल्यू आ गई 16। तो एक लंबाई जो हो जाएगी उसकी चौड़ाई तो हो गई 16 और लंबाई हो जाएगी 20 मीटर, ऑप्शन फर्स्ट। राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 अपराह्न से चलकर अगले गंतव्य पर
17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है, तो अगले गंतव्य पर पहुंचने का जो उसका स्थान है वो क्या होगा। तो यहाँ पर हमें दिया गया है वो 7:29 से चल रही है और उसमें हम 17 घंटे और 42 मिनट जब ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 25 घंटे 11 मिनट। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 1:11 अपराह्न मीन्स दोपहर के। कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है, तो परिसर क्या होगा। परिसर क्या होता है, रेंज जो अधिकतम आयु में से न्यूनतम आयु माइनस करना। तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम वाला नंबर है 54 और सबसे मिनिमम वाला नंबर है 23। तो 54 में से 23 को माइनस करेंगे, आंसर हो जाएगा 31 वर्ष। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। यदि 547.527 अपॉन 0.0082 का मान x दे रखा है तो 547.527 अपॉन 82 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पॉइंट रिमूव करना होगा। यहाँ पर ऊपर हो जाएंगे 3 पॉइंट और नीचे 4। इसका मतलब एक ऊपर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब 10 को इधर हम ले जाएंगे तो ये होगा, ये तो ये नई नंबर रहेगा पूरा, इक्वल्स टू हो जाएगा x अपॉन 10 मीन्स यही हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन फर्स्ट x अपॉन 10। एक कोण का समपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो वह कोण क्या होगा। हमने पहले कोण मान लिया कि x है, तो उसका जो समपूरक कोण है वो है 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 90 माइनस एक्स। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 270 माइनस 3x। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 45 डिग्री। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है और पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। 45 में प्लस करना है पहले हमें और दोनों साइड होगा तो 2 इंटू इसको यह आ जाएगा 2.5। तो 2 इंटू 2.5 हमारा हो जाएगा 5। ऐसे ही फिर हमें इंटू करके निकालना है क्योंकि L इंटू बी, तो ये हो गया 45 प्लस 5 इंटू बी हम निकालेंगे 30 प्लस 5, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 50 इंटू 35। उसमें से हमें पुराना वाला क्षेत्रफल माइनस करना है जो कि है 45 इंटू 30। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1750 माइनस 1350, तो आंसर हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल होगा रास्ते का। एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के जो कोण है वो कितने होंगे। सबको प्लस करके इक्वल्स टू 180 रख देंगे, तो 4 और 3 7 और 2 9, 9x इक्वल्स टू हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20। तो पहला कोण हो जाएगा हमारा 40, फिर 60 और फिर 80। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक SCF 13 दे रखा है और उनका एलसीएम दे रखा है 1989। तो उनमें से एक संख्या 117 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल्स टू SCF इंटू एलसीएम। तो ये हमारा आ जाएगा 1989 इंटू 13 अपॉन 117। 17 से ये कटेगा 9 टाइम्स और फिर ये 9 से कटकर हो जाएगा 221। आंकड़ों 25, 15, 23, 40, 27, 25 और 23 तथा 42 का परिसर क्या है। तो इसमें भी यही करेंगे, मैक्सिमम हमारा है 42 और जो मिनिमम नंबर है 15। तो 42 में से 15 माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 27। 60 मीटर गुणा 40 मीटर गुणा 30 मीटर माप का एक घनावाकार गोदाम है और इस गोदाम में कितने घनावाकार बक्से रखे जा सकते हैं। यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है, तो पहले बड़े का हम लिखेंगे 60 इंटू 40 इंटू 30 अपॉन नीचे एक का आ जाएगा 0.8। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90,000 इस गोदाम में बक्से रखे जा सकते हैं। यदि √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इक्वल्स टू a प्लस बी √3 है, तो a और b की वैल्यू क्या होगी। पहले इसको रेशनलाइज कर लेंगे, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट की, तो √3 माइनस 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2 इक्वल्स टू है a प्लस बी √3। 2 का दोनों से डिवाइड कर देंगे तो 2 माइनस √3, तो a की वैल्यू तो हमारी हो जाएगी 2 और b की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1।
निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? तो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है प्रदर्शन विधि। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है तो इसका अर्थ है कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, कि प्लेस वैल्यू की उसे जानकारी नहीं है, इसीलिए उसने 5050 को 550 लिखा है। ऑप्शन फर्स्ट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।